हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। बिल्कुल फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत ही अच्छा चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। दोस्तों, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करेंगे। सर, दो पार्ट मतलब इशू ऑफ शेयर को हम दो पार्ट के अंदर कवर करते हुए चलेंगे। पहला पार्ट होगा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, जो कि हम चैप्टर के एंड में कवर करेंगे। चैप्टर के एंड में मतलब जब ये चैप्टर प्रैक्टिकली पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो जितने भी थ्योरी हमारी बुक के अंदर है वो हम बिल्कुल एंड में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है। और पार्ट टू जो है हमारा, वो होगा हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। थ्योरी, वो थ्योरी जो प्रैक्टिकल के लिए बहुत जरूरी है, वो हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। क्योंकि देखिए, अगर मैं सारी थ्योरी आपको एक साथ कराने लगा तो आप भी कहोगे यार कैसा अकाउंट के सब्जेक्ट के अंदर हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग तो हो ही नहीं रही। तो 4-5 क्लास थ्योरी में लगाने से अच्छा हम चैप्टर के एंड में इस थ्योरी को पूरा समझ लेंगे। 1-2 क्लास, 3 क्लास, 3-4 क्लास लगाकर जितने पूरे चैप्टर के अंदर थ्योरी है वो एक साथ कवर कर लेंगे। राइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली कवर करता होता चलूंगा। तो इशू ऑफ शेयर को हम दो पार्ट में बांटते हैं दोस्तों। ठीक है जी। इशू ऑफ शेयर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इशू ऑफ शेयर को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पार्ट, आप साथ साथ लिखते चलेंगे मेरे साथ साथ। पार्ट वन, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। और पार्ट टू, कृपया करके एक नई कॉपी बना लेना अच्छे से। क्योंकि सर देखिए, अकाउंटिंग करते वक्त मैं लिखवाता बहुत सारा हूं। मेरे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में होते हैं और लिखवाता बहुत ज्यादा हूं। तो जब भी आप अकाउंटिंग मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो कृपया करके एक नई कॉपी बनाकर अच्छे से उसको लिखिएगा। इसमें आपके भी अच्छे नोट्स बनेंगे। हालांकि मैं भी कोशिश करूंगा कि जो मैं लिख रहा हूं उसको सेव करता हुआ चलूं। आप भी साथ साथ मेरे लिखिए। कल को ये उम्मीद मत लगाना कि सर जो नोट्स आपने बनाए वही दे दो ना। देखिए, पूरे कंप्लीट होंगे तो मैं ऑटोमेटिकली खुद ही भेज दूंगा आपके बोलने से पहले। पर मेरी आपसे गुजारिश ये है, रिक्वेस्ट ये है कि कृपया करके आप मेरे साथ साथ लिखिए, तभी मजा है पढ़ने में। नहीं तो आप देखते रहोगे, मैं लिखते रहूंगा, देखते रहोगे, लिखते रहोगे, क्या फायदा उसमें। जब जब मैं लिख रहा हूं तब तक आप लिख लीजिए, है ना। जब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं तब आप रुक जाइएगा। तो पार्ट टू जो है हमारा, वो पार्ट टू जो है वो है थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, वो है थ्योरेटिकल थ्योरी। हाँ, थ्योरी भी, वो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट और प्लस प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। इंपॉर्टेंट थ्योरी का मतलब है प्रैक्टिकल के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो वाली। पेपर के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नहीं कह रहा मैं, वो तो इसमें से भी आ सकता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम साथ साथ कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस दिस। दिस विल डिस्कस एट द एंड ऑफ पार्ट टू। पार्ट टू के एंड होने पर हम इसको डिस्कस करेंगे थ्योरेटिकल, और पूरा कराऊंगा और अच्छे से नोट्स भी दूंगा इसमें। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आपको बना कर दूंगा। ठीक है। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस दिस। फर्स्टली वी हैव टू डिस्कस दिस। तो मैंने आपको समझा दिया। कल को ये ना हो कि स्टूडेंट बुक में देख रहा है और उसको दिख रहा है कि यार ये तो पढ़ाया ही नहीं, अरे ये भी नहीं पढ़ाया, यार ये भी नहीं पढ़ाया, सीधा ही क्वेश्चन करा दिए। इसलिए क्लियरिटी बहुत जरूरी है। शुरुआत से क्लियर करना बहुत जरूरी है कि हाँ पढ़ाएंगे पार्ट टू के एंड होने पर। क्लियर है सर? समझ में आ गई बात? चाहिए आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट टू। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, नई कॉपी बना के लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल।
ठीक है सर। अब इस पार्ट के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं, आप जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे टॉपिक टू बी कवर, एक एक कराता जाऊंगा, टिक करता जाऊंगा। टॉपिक टू बी कवर, और जो टॉपिक इसके अंदर कवर नहीं है थ्योरी का, समझ लेना, पार्ट टू के अंदर जो थ्योरी का टॉपिक कवर नहीं होगा वो 100% कवर होगा पार्ट वन की थ्योरी के अंदर। ठीक है, इसलिए मैंने बांट दिया, ये कोई बुक ने नहीं बांटा, ये मेरे अपने हिसाब से बांट रखा है। तो जो थ्योरी पार्ट टू के अंदर कवर है, जो थ्योरी पार्ट टू के अंदर कवर नहीं होगी वो आप पार्ट वन के अंदर देखोगे पक्का। इट्स माई प्रॉमिस टू यू। आइए, तो सबसे पहले मैं आपको क्या क्या टॉपिक कराने वाला हूं। सबसे पहले हम सीखेंगे, मैं आपको एक लिस्ट देता हूं कि हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है। सबसे पहले लिखेंगे मीनिंग ऑफ कंपनी, कंपनी किसे कहते हैं, सबसे पहले तो वो सीखेंगे, मीनिंग ऑफ कंपनी। मैं टिक लगाते चलूंगा, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ कंपनी के बाद सीखेंगे फीचर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी की कुछ विशेषता है, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। तीसरा, टाइप्स ऑफ कंपनी, इसके सिर्फ नाम नाम पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू लेंगे बस, बाकी डिटेल में चर्चा करेंगे उसी में, पार्ट वन में। ठीक है जी। फिर आएगा इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है बस वही करा रहा हूं, बाकी और कुछ नहीं कराऊंगा। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कृपया करके आप भी लिखिए साथ साथ। छठा, टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर, टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर। सातवां, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। एक मिनट, हाँ। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व, ये सारी थ्योरी है जो आपके प्रैक्टिकल में काम आएगी। आप कह रहे हो ना थ्योरी नहीं हो रही, ये सारी थ्योरी है जो आपके प्रैक्टिकल में काम आने वाली है। अब यहां से चालू हो रहा है इशू ऑफ शेयर, यहां से चालू हो रहा है अकाउंटिंग। समझ लो, आप इतना बेस पढ़ने के बाद फिर आप यहां प्रैक्टिकल पार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर, यहां से चालू हो रहा है इशू ऑफ शेयर। ठीक है सर, ये 9 पॉइंट है, नौवा में यहां लिख देता हूं इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ शेयर। अब सुनना, नौवे के अंदर मैं पॉइंट लिख रहा हूं आपके, शेयर कैसे इशू कर सकते हैं, फॉर कैश, अदर देन कैश। ठीक है जी, शेयर कैसे करेंगे, कैश अदर देन कैश, ये हो गया।
और सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कैसे इशू करते हैं, ठीक है जी। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, इसके बाद आता है पांचवा अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, छठा आ जाता है आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन हो गया। रुक जाइए सब कराऊंगा, सब कराऊंगा। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स, सारे कॉन्सेप्ट लिख रखे हैं मैंने पहले से ही। कॉल इन एडवांस, देखिए दोस्तों मैं ये लिख रहे का आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं लिखकर कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। आपको पता होना चाहिए जब मैं कोई चैप्टर पढ़ रहा हूं तो उस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है और अपने बुक से मैच करिए। ये आपका काम है कि आप एक बार अपने बुक से मैच करिए कि हाँ यार मेरी बुक से वो मैच भी हो रहा है नहीं हो रहा जो पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। फोर फीचर ऑफ शेयर, फोर फीचर ऑफ शेयर, 5 6 7 8 9, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर 10। मेरे हिसाब से अब खत्म हो गया, इशू ऑफ शेयर के अंदर ये सारी कहानी थी। अच्छा लास्ट है फॉरफिटेड, फोर फीचर ऑफ शेयर अंडर प्रोराटा कैटेगरी, ये एडवांस है। फोर फीचर ऑफ शेयर अंडर प्रोराटा कैटेगरी, प्रोराटा आपको बताऊंगा अभी। बस दोस्तों बस, बस। तो दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट है इशू ऑफ शेयर, मतलब ये है पूरा प्रैक्टिकल, ठीक है ना, ये है पूरा थ्योरी सामने मैंने दे दिया, ब्लू पेन से है पूरा थ्योरी एंड दिस इज फुल प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करोगे तभी ये आएगा। चलो इतना लिख लीजिए, फिर मैं स्टार्ट करता हूं अपनी क्लास, क्योंकि देखिए 13 मिनट आपके मैंने कोई बर्बाद नहीं करे, मैंने आपको एक तरीका बता दिया। अब इसके अलावा जो भी थ्योरी आपकी बुक के अंदर है, भाई इशू ऑफ शेयर तक लिया ठीक है ना अभी मैंने, इसके अलावा जो भी आपकी बुक में है इशू ऑफ शेयर तक मैच करना, उसके आगे मैच मत करना, इशू ऑफ शेयर तक मैच करना, बस इशू ऑफ शेयर तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सारे कॉन्सेप्ट बुक में दिख रहे नहीं दिख रहे ये मैच कर लेना। इसके अलावा जो भी थ्योरी हम पार्ट 1 के अंदर कवर करेंगे, ठीक है ना, जिसके अलग से नोट मिलेंगे पर इसको मैं हैंड टू हैंड लिखवाऊंगा। आ जाइए अब, सबसे पहले एक एक करके लिखवाऊंगा, एक एक करके टिक करता चलूंगा। सबसे पहला आता है मीनिंग ऑफ कंपनी क्या होता है, पहला आ गया मीनिंग ऑफ कंपनी, मीनिंग ऑफ कंपनी। उतार लिया, कंपनी लिख लो, अभी वैसे होता देखो कंपनीज है पर कंपनी लिख लो, बन नहीं रहा वो बात नहीं बन रही ना।
कंपनीज होता है ना, क्योंकि एक से ज्यादा कंपनी होती है। सबसे पहला लिखते चलेंगे साथ साथ, अ कंपनी इज एन एसोसिएशन। अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म। देखिए यहां पर लॉ की तरह डिटेल नहीं करनी होती, ठीक है ना। लॉ में आता है ना, कंपनी लॉ करके आता है एक, तो कंपनी लॉ में आप वहां डिटेल में पढ़ा, क्योंकि वो कानून है, कानून की तरह इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, अकाउंट्स के अंदर पढ़ना है, टू दी पॉइंट बातें पढ़नी है और खत्म, आगे बढ़ो। एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, अंडर द कंपनीज एक्ट। तो दोस्तों हमारा एक कंपनीज एक्ट होता है, अभी 2013 चल रहा है, पर इससे पहले भी आया था 1950 से, उससे पहले का भी था। तो सिर्फ कंपनी एक्ट लिख रहा हूं। एक्ट का मतलब क्या है, कानून है ना। तो कंपनी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं, वो कानून के तहत अगर कोई भी एसोसिएशन रजिस्टर्ड होती है तो हम उसको कंपनी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई मेरी एक एसोसिएशन है, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन मान लो, दो 4-5 पर्सन ने मिलकर बना ली। अब मैं और हम 4 जने हैं, मान लो हम 4 जनों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई है, और वो एसोसिएशन जाकर हमने कंपनीज एक्ट में जाकर रजिस्टर कर ली, तो मेरी एसोसिएशन क्या बन गई, कंपनी बन गई। सिंपल सी कहानी। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी तो ऐसी होता था। हम क्या करते थे, हम पार्टनरशिप, हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन मिलकर क्या करते थे, पार्टनरशिप फॉर्म कैसे करते थे, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत हम उसको क्या कर लेते थे, रजिस्टर करवा लेते थे, तो पार्टनरशिप बन जाता था। सिमिलरली ऐसी ही कंपनी, कोई भी एसोसिएशन जो पर्सन द्वारा फॉर्म की जाती है, जो बहुत सारे लोगों द्वारा या कुछ लोगों द्वारा बनाई जाती है कोई एसोसिएशन, और वो एसोसिएशन जब कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर हो जाती है, उस एसोसिएशन को बोला जाता है कंपनी। सिंपल सरल लैंग्वेज, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर होगी सर, यहां पॉइंट क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे आ जाते हैं, और भी बातें इसके अंदर, और भी बातें। तो अगर मैं लॉ की डेफिनेशन देखूं, तो लॉ की डेफिनेशन क्या है, कंपनी मींस, लॉ में क्या लिखा हुआ है, कानून में क्या लिखा है, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी मींस कंपनी, कंपनी मींस अ कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी है। कंपनी मींस कंपनी। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, खोलना। इनकॉर्पोरेटेड, कंपनी मींस कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, अंडर दिस एक्ट का मतलब अभी बताता हूं, अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। पहले तो एक बात का मत समझो, यहां पर लिखा है ना अंडर दिस एक्ट, कह रहा है कोई भी कंपनी का मतलब क्या, ऐसी कंपनी जो इस एक्ट के तहत इनकॉर्पोरेट हुई हो, या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है। देखिए अंडर दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ, दिस एक्ट का मतलब है करंट कंपनी एक्ट कौन सा है, सर कंपनीज एक्ट 2013 है करंट में, कंपनीज एक्ट 2013 अभी करंट में चल रहा है। और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ का मतलब क्या है, जो 2013 से पहले कंपनीज एक्ट हुआ करते थे, जैसे कि कंपनीज एक्ट 1956, इससे भी पहले बहुत सारे थे, एक्सेट्रा लिख रहा हूं, इतनी सारी लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी लिस्ट दे सकता था। लॉ लॉ जब पढ़ाता हूं तो लॉ में पूरी लिस्ट बता देता हूं बच्चों को कि हाँ ये कंपनीज एक्ट था। अभी के लिए समझिए, ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में या तो खुली हो, 13 में रजिस्टर होकर खुली हो, या फिर कंपनीज एक्ट 2013 से प्रीवियस वाला जो एक्ट हुआ करते ना जितने भी, वहां खुली। अब टाटा कंपनी दोस्तों कितनी पुरानी है, तब तो 2013 एक्ट आया नहीं, 1956 आया होगा, तो 1956 से पुरानी भी कंपनी हो सकती है। 1956 में जो कंपनीज एक्ट आया था उससे पहले की भी तो हो सकती है कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट खुला होगा पहले भी, कोई भी कानून होगा कंपनी खोलने के लिए 1956 से पहले,
तो सर उस एक्ट में हो गई हो या 1956 में वाली होंगे 2013 में हो गई हो। ऐसी कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत या इस एक्ट जो भी चल रहा है करंट में वो अंडर दिस एक्ट का मतलब जो करंट एक्ट चल रहा है वो, या प्रीवियस कंपनी लॉ में किसी भी एक्ट के तहत अगर रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, खुली है, तो उसको क्या कहा जाएगा? कंपनी कहा जाएगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई है। ठीक है सर। अच्छा, तो ये पर्टिकुलर कंपनी का डेफिनेशन लिखा था सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 में ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट के 2013, कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 का सब सेक्शन या क्लॉज 20 हमें बताता है कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या है दोस्तों? ऐसी, ये तो है लॉ की लैंग्वेज, ये है सरल लैंग्वेज। सरल लैंग्वेज कहती है किसी भी पर्सन का एसोसिएशन जब रजिस्टर हो जाता है कंपनीज एक्ट के तहत तो वो एसोसिएशन बन जाती है कंपनी। और लॉ की लैंग्वेज क्या कहती है कि कंपनी का मतलब है कंपनी जो कि इस एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, खुली है, या इसी से पुराने वाले एक्ट के अंदर खुली हो, उसको हम कंपनी कहेंगे। ये है सर डेफिनेशन ऑफ कंपनी। यहां बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया। अब आ जाता है यहां से अगली कहानी, कंपनी की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी। अब कंपनी की विशेषताएं क्या है? फीचर्स ऑफ अ कंपनी, पहली विशेषता है इनकॉर्पोरेशन। पहली विशेषता है दोस्तों इनकॉर्पोरेशन। इसके अंदर लिख देते हैं, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आप कोशिश करें कि इसको 1.5 की स्पीड में देखें तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। क्रिएटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट। मैं एक एक करके लिखवा रहा हूं, आपको समझा भी रहा हूं। इनकॉर्पोरेशन पहला फीचर है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब नॉन लिविंग थिंग। आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो अकाउंटिंग में बेसिक में अपने पढ़ा है यार, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल रिप्रेजेंटेटिव। तो आर्टिफिशियल पर्सन वो पर्सन होते हैं जो लोगों द्वारा बनाए जाते हैं, जो लॉ के द्वारा बनाए गए हो या लोगों द्वारा जो बनाए जाते हैं उसको हम क्या है, नेचुरल पर्सन है। हमें लोगों द्वारा नहीं बनाया गया, हमें नेचुरल पर्सन। तो और ये क्या है, लोगों द्वारा जो बनाया जा रहा है वो है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं कंपनी को। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। और दोस्तों कंपनी कैसे बना रही है? एक हम क्या है, क्रिएशन ऑफ गॉड। नेचुरल पर्सन क्या होता है? क्रिएशन ऑफ गॉड। और आर्टिफिशियल पर्सन क्या होता है? क्रिएशन बाय द पर्सन या ग्रुप ऑफ अ पर्सन या प्रोसेस ऑफ लॉ। लॉ से द्वारा बना हो, एक पर्सन द्वारा बना हो या ग्रुप ऑफ अ पर्सन द्वारा बना हो। पर नेचुरल पर्सन कौन होते हैं? क्रिएशन ऑफ गॉड होते हैं। अगर आप अकाउंट की डेफिनेशन में पढ़ाओ, 11वीं क्लास में जाओ तो वहां पर आप देखो तो वहां पर लिखा था नेचुरल पर्सन इज अ पर्सन विच इज क्रिएशन फ्रॉम फॉर क्रिएशन बाय गॉड, है ना, ये लिखा था ना। पहला डेफिनेशन क्लियर हुआ। इनकॉर्पोरेशन कैसे होती है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और ये प्रोसेस लॉ के प्रोसेस से इन खुलती है। ठीक है जी। अगला, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है सर? बताओ बताओ बताओ। बेसिक क्लास में, बेसिक अकाउंटिंग में आपको पढ़ाया गया होगा। सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी मुझे लग रहा है आपको बोरियत हो रही होगी, मुझे पता है सर, होता है शुरू शुरू में होता है। इंटरेस्टिंग आएगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता चले जाएगा। तो जाइए, स्टार्टिंग है, अब स्टार्टिंग में कैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा ये तो आप पहले भी पढ़ चुके हो। हैविंग अ लीगल एंटिटी, हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। सर ओनर को यहां पर शेयर होल्डर
और मेंबर भी कहते हैं। आगे डिस्कस कर लेंगे शेयर होल्डर मेंबर कौन होता है, ठीक है ना। सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए मुझे एक बात बताइए, मुकेश अंबानी की एक अलग पहचान है और रिलायंस जियो की एक अलग पहचान है, रतन टाटा की एक अलग पहचान है और टाटा ग्रुप की एक अलग पहचान है। तो मतलब कंपनी की दोस्तों अलग पहचान होती है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है उसकी एक अलग पहचान है, उसको अलग नाम से जाना जाता है। मैं दीपक और दीपक क्लासेस दो अलग अलग एंटिटी होगी, मैं एक नेचुरल पर्सन हूं पर दीपक क्लासेस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो दोनों की अलग पहचान है, ठीक है जी। तो दीपक क्लासेस एक प्रोप्राइटरशिप है और दीपक एक नेचुरल पर्सन है एक, राइट। तो ये होता है, तो कंपनी और कंपनी के ऑनर दो अलग अलग एंटिटी माना जाएगा। जैसे आपने पढ़ते थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, 11वीं क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसमें हम ये मानते थे कि बिजनेस अलग होता है और ऑनर अलग होता है। वहां पर कंपनी के अंदर वो बिजनेस एंटिटी जो प्रिंसिपल आपने पढ़ा था वही यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो वहां पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल पढ़ा था ना कि बिजनेस अलग होता है, ऑनर अलग माना जाता है क्योंकि दोनों की अलग अलग पहचान है, ऐसी ही यहां पर उसको बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी। होप आपको ये बात भी क्लियर होगी। सर ज्यादा थ्योरी नहीं कराऊंगा मैं, आपको पता है, मुझे भी पता है कि इतनी देखो इतनी थ्योरी में एक इंसान बोर हो जाता है, इसलिए तो मैं पार्ट 2 में अलग से बताऊंगा थ्योरी, फिर लिखवाऊंगा थोड़ी ना, फिर अलग से नोट्स लेकर आऊंगा और उसी को एक्सप्लेन करते रहूंगा। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन सर ये तो बता दिया, नहीं इधर कुछ और बताना है मुझे, आर्टिफिशियल के केस के अंदर इधर कुछ और बताना है। इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आपको पता है लॉ की आई में मतलब कानून की नजरों में सर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब इसकी एक अलग पहचान है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका मतलब क्या कंपनी अपने नाम पे कोई लैंड खरीद सकती है, कोई मशीन खरीद सकती है, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोई एसेट खरीद सकती है? यस। अगर वो कानून की आंखों में एक सेपरेट एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो वो अपने नाम पर कोई भी प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट बना खरीद सकती है या कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी से भी, ये समझाना जा रहा था। तो क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है। इट कैन ऑन, ऑन मतलब खरीदना, प्रॉपर्टी, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, इट कैन ऑन प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी खरीद सकती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है कंपनी अपने नेम से। साथ में बिजनेस कर सकती है, कंडक्ट बिजनेस, बिजनेस कर सकती है, ठीक है। और स्यू, स्यू, स्यूट का मतलब होता है केस करना, हिंदी में लिख लो आप इसको। स्यू का मतलब क्या है? केस करना, किसी के ऊपर केस कर सकती है कंपनी, ठीक है जी। और बी स्यूड, कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है, इसका मतलब है किसी के ऊपर केस करना, इसका मतलब है कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है फॉर इट्स डेब्ट्स, इधर लिख लो फॉर इट्स डेब्ट्स। भाई मुझे किसी से पैसा, मैंने किसी को पैसा उधार दिया था, उसने मुझे दिया नहीं, मेरी कंपनी ने किसी को पैसा उधार दिया था, अब वो पर्सन पैसा देने को रेडी नहीं है, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी उस पर्सन पे केस कर सकती है। या कंपनी ने किसी से पैसा उधार पे लिया था, अब कंपनी मेरी लुटा नहीं रही उस पैसे को, तो वो कंपनी पे केस कर सकता है, ऑनर पे नहीं, ठीक है। तो कंपनी पे केस होगा अगर कंपनी ने पैसा लिया है, तो कंपनी ने पैसा दिया तो कंपनी केस करेगी, ऑनर नहीं। तो कंपनी अपने नाम से केस कर सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मेंटर हो सकती है, वो बिजनेस कर सकता है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी कर सकती है, इसलिए उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल पर्सन, राइट। क्या ये क्लियर हो गया जी? पहला पॉइंट समझाओ। हाँ जी, आर्टिफिशियल पर्सन हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाता है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। आपने वो पढ़ा था क्या? आपने वो पढ़ा होगा गोइंग कंसर्न अजम्पशन, गोइंग कंसर्न अकाउंटिंग में। गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहता है? कहता है आप ये एज्यूम करो, जब भी आप अकाउंटिंग करते हो तो ये एज्यूम करना कि जो आपकी कंपनी है वो सालों साल चले और कभी नहीं मरे। ऐसे ही परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का ऑनर मर जाएगा पर कंपनी अभी भी जीवित रहेगी। टाटा ग्रुप को देख लो, ऑनर बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, आज रतन टाटा है, कल को कोई और आएगा, पर कंपनी अभी भी
एक स्टिल एग्जिस्ट कर रही है। कंपनी नहीं मरती भले ही ओनर मर जाए, ठीक है ना। कंपनी क्या है, कंपनी क्या है, परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। इट इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड, is not affected by the death of owner, death of owner, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेंबर या फिर शेयर होल्डर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑनर एक सिंपल लैंग्वेज है, पर आगे जाकर इसको मेंबर और शेयर होल्डर भी कहा जाएगा। द लाइफ ऑफ कंपनी, क्या कंपनी कभी नहीं मरेगी, मरेगी, क्यों नहीं मर सकती। द लाइफ ऑफ कंपनी, कंपनी कैसे मरेगी, इज कम टू एंड ऑन वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। भाई जिसने कंपनी खोली, मान लो मैंने और आपने मिलकर कंपनी खोली, अब हमारा कंपनी खोल रहे, हमारे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, तो कंपनी खोल के क्या फायदा। तो हम एक लॉ का प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कंपनी को बंद कर देंगे, कंपनी खत्म। दिस इज कॉल्ड वाइंड अप। वाइंड अप मतलब क्या होता है, कंपनी को बंद कर देना, राइट। एग्जाम्पल बताता हूं आपको, एग्जाम्पल। मान लो मेरी कंपनी है, ठीक है ना, मेरी कंपनी है, और मेरी कंपनी ने अपने नाम पे बहुत जनों से उधार लिया था। आपसे भी उधार ले रखा है, सबसे ले रखा है, मतलब सारे जितने पर्सन है काफी उधार ले रखा है। मान लो 10-20 लाख रुपए मेरी कंपनी ने अपने नाम से उधार लिया हुआ था। अब कंपनी के नाम से उधार ले सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हैं, तो सभी से उधार लेकर मैंने वो पैसे लिए और मैं गायब, मैं चला गया जी पहाड़ों पर, हिल स्टेशन मजे करने। मैंने कहा 20-30 लाख रुपए आ गए, जिंदगी कट गई, यहाँ तो आराम से जीऊंगा, जब खत्म हो जाएंगे फिर से नई कंपनी बनाऊंगा और सारे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होके फिर से पैसा लूंगा और चले जाऊंगा। अब कंपनी को पैसा लौटाना है, क्योंकि कंपनी को पैसा लौटाना है, कंपनी लिया तो कंपनी लौटाएगी, ऑनर क्यों लौटाएगा। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि मान लो कंपनी की जितनी भी एसेट है उसको बेचकर पैसा लौटाया जाएगा, यस ऐसे ही होता है। जब कंपनी किसी का पैसा नहीं दे पाती, अपनी लायबिलिटी चुकानी होती है कंपनी को, जब अपनी लायबिलिटी को चुकाना होता है तो कंपनी अपने पैसे जितनी भी एसेट से उसको बेचकर अपनी लायबिलिटी को चुकाती है। अब एग्जांपल समझो कि मान लो कंपनी की लायबिलिटी है 10 लाख रुपए की, अब कंपनी के पास जितनी भी एसेट है उसको बेचकर सिर्फ पैसा हुआ है 5 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए चुकाने हैं, पर एसेट को बेचकर कंपनी की सारी एसेट बेच दी, उससे सिर्फ 5 लाख रुपए आया। तो मुझे बताओ, अब 10 लाख के बदले में 5 लाख तो पे कर दिया, अब बाकी 5 लाख कौन देगा, कंपनी के पास तो अब कोई एसेट है ही नहीं। तो क्या ऑनर के घर की एसेट बेचकर चुकाया जाएगा, जो कंपनी का ऑनर है, क्या कंपनी के ऑनर के घर की एसेट बेचकर चुकाया जाएगा, बताओ सर, नहीं। इसलिए कहा जाता है कंपनी की जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है अप टू दी कंपनी एसेट्स। अगर कंपनी की एसेट बेचकर कंपनी अपनी लायबिलिटी नहीं चुका पाई तो बाकी लायबिलिटी चुकाने के लिए ऑनर लायबल नहीं होगा, ऑनर की घर की प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी कैसी है दोस्तों, लिमिटेड है। होप आप समझ गए हैं। इसका मतलब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है, कंपनी ही चुकाएगी जी अपनी लायबिलिटी, अगर वो नहीं चुका पाई तो समझ लेना जिसकी लायबिलिटी नहीं चुकाई वो भाग जाओ, बैड डब हो गया तुम्हारा, ऑनर को नहीं पकड़ सकते आप, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। सर क्या अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भी होती है, हाँ जी, टाइप्स ऑफ कंपनी में अनलिमिटेड वाली भी होती है, पर कौन रिस्क लेगा भैया, क्यों खुलवाया अनलिमिटेड, जब लिमिटेड लायबिलिटी का फीचर इनबिल्ट है। तो अगर आप कह रहे हो कि नहीं मुझे अनलिमिटेड वाली खोलनी है तो खोल सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, उसमें कंपनी का ऑनर भी फंस जाएगा अगर उसने चुकाई नहीं तो। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर, मेंबर मतलब कौन, ऑनर, लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड, is limited to the value of share।
मतलब घर के पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएगी सर। मान लो ऑनर के ना, ऑनर का आपको पता है ऑनर का पैसा बिजनेस में लगा होता है। मान लो ऑनर का पैसा 5 लाख रुपए लगा था बिजनेस में, कंपनी कैसे बेची, 5 लाख रुपए चुका दिए, 5 लाख और चुकाने ऑनर के। हमने देखा कि ऑनर की कैपिटल कितनी है जी, 5 लाख। क्या ऑनर की कैपिटल यूज कर सकते हैं कंपनी की लायबिलिटी चुकाने में? यस, ऑनर की कैपिटल यूज करोगे सर, ऑनर की अप टू द बिजनेस में जितना पैसा लगा है वो यूज कर सकते हो। इसलिए ऑनर के लिए भी लिमिटेड लायबिलिटी हुआ। ऑनर के जितने पैसा बिजनेस में लगा रखा उतना आप लायबिलिटी पे करने के लिए चुका सकते हो। ऑनर के घर जाकर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते। इसलिए जब हम बात करते हैं सर किसकी, किंगफिशर के मालिक की, विजय माल्या की, तो विजय माल्या की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बिकती, उसकी सिर्फ कंपनी से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टी है उसको बेचकर बैंक का लोन चुकाया जा रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जा रही सर, क्योंकि कंपनी हैज अ लिमिटेड लायबिलिटी, है ना, और उसके मेंबर की भी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो जितना उसका हिस्सा है, शेयर मतलब हिस्सा किसका, मेंबर का, तो मेंबर का जितना हिस्सा कंपनी में लगा था उतना हिस्सा ही यूज कर सकते हैं कंपनी की लायबिलिटी को चुकाने में, इसलिए कहा लिमिटेड अप टू द वैल्यू ऑफ शेयर, जितना हिस्सा उतना तक लिमिट है। ठीक है। हाउएवर if company is incorporate, if company is incorporated, however is company is incorporated with unlimited liability, अगर कंपनी अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, उसके अंदर फीचर्स है अनलिमिटेड लायबिलिटी के, तो समझ लेना मेंबर की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड हो गई। इसका मतलब मेंबर के घर की प्रॉपर्टी बेचकर भी कंपनी की लायबिलिटी चुका सकते हैं। लायबिलिटी ऑफ मेंबर इज अनलिमिटेड। लो जी, तो ये हो गया पांचवा पॉइंट। छठा, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। क्या मैं अपनी कंपनी, मान लो मैं कंपनी का ओनर हूं, क्या मैं अपने हिस्से के हिस्सा के जितने मेरा हिस्सा है कंपनी में, क्या मैं उसको दूसरे को ट्रांसफर कर सकता हूं? तो इसके कुछ वो है अलग अलग फीचर्स है, जैसे कि मान लो अगर आपकी पब्लिक कंपनी है, ठीक है जी, पब्लिक या फिर लिस्टेड कंपनी है आपकी, तो उस केस के अंदर आप अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है जी, ट्रांसफर कर सकते हो, ओके रिपोर्ट। पर अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है या अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है भाई, अनलिस्टेड कंपनी। देखिए क्या होता है, जब भी कंपनी शेयर इशू करती है ना मार्केट में, तो उसको ना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना होता है। बिजनेस स्टडी में आपने पढ़ा होगा, शायद लॉ में भी पढ़ा होगा कई बच्चों ने। अनलिस्टेड, तो अनलिस्टेड का मतलब क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं है। तो वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती है वो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, और वो कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं है वो कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। मतलब शेयर इशू कह रहा हूं, शेयर इशू नहीं कर सकती। सोचो, शेयर ट्रांसफर की तो दूर की बात, वो इशू ही नहीं कर सकती। इशू का मतलब होता है किसी को बेच नहीं सकती, बाहर किसी को बेच नहीं सकती, कोई खरीद नहीं सकता उस कंपनी के शेयर। तो अगर वो पब्लिक कंपनी है या लिस्टेड कंपनी, अभी आगे जाके पब्लिक कंपनी और लिस्टेड कंपनी पढ़ेंगे, पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, इसमें नहीं पढ़ाएंगे। पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी, प्राइवेट अनलिस्टेड, तो पब्लिक और लिस्टेड कंपनी होगी तो ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शेयर को, ट्रांसफर ऑफ शेयर। और अगर वो अनलिस्टेड है, प्राइवेट है, ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट एप्लीकेबल। पर इसके अंदर कुछ केसेस होते हैं प्राइवेट कंपनी के, मान लो उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने अगर अलाउ कर रखा है कि वो ट्रांसफर कर सकते हैं तो फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक कहानी आगे की, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना लिख लो। तो ये हमारे 6 पॉइंट हो गए हैं, एक बार जल्दी से उतार लीजिए। ठीक है जी, 7वां पॉइंट लिख लीजिए, मैनेजमेंट।
और एक 8वां पॉइंट और लिख लीजिए, कॉमन सील। खत्म हो गए। देखिए मैनेजमेंट क्या कहता है, कंपनी कौन चलाएगा। तो क्या होता है, जितने भी ऑनर होते हैं ना कंपनी के लाखों ऑनर हो सकते हैं। जो जो कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का ऑनर बन जाएगा। जो जो कंपनी की हिस्सा खरीदेगा कंपनी का मालिक बन जाएगा। अगर मैं किसी कंपनी का 1% हिस्सा खरीद लूंगा तो मैं कंपनी का मालिक हूं 1% का। तो कंपनी के ऑनर लाखों हो सकते हैं और लाखों जने कंपनी चला नहीं सकते। तो कंपनी क्या करते हैं, कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं, मतलब मेंबर मान लो, जितने भी ऑनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं। इलेक्ट मतलब चुनते हैं। और वो पर्सन जिसको सारे ऑनर शेयर होल्डर चुनते हैं, वो पर्सन कंपनी को मैनेज करता है। रिप्रेजेंटेटिव बनकर शेयर होल्डर, ऑनर या मेंबर, तीनों में से जो भी आप कह लो, एक ही होता है तीनों। तो जो शेयर होल्डर का रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो रिप्रेजेंटेटिव कंपनी को चलाता है शेयर होल्डर के लिए। क्योंकि इतने सारे जो ऑनर है, शेयर होल्डर मींस ऑनर, इतने सारे ऑनर है, लाखों ऑनर हो सकते हैं कंपनी के। तो कंपनी के लाखों ऑनर नहीं चला सकते, तो वो एक पर्सन को इलेक्ट करेंगे या एक से ज्यादा पर्सन को इलेक्ट करेंगे और वो कंपनी को चलाएंगे। उन पर्सन को डायरेक्टर कहा जाता है कंपनी का। अच्छा, डायरेक्टर ये होता है। तो कंपनी मैनेज्ड बाय डायरेक्टर, कंपनी मैनेज्ड बाय डायरेक्टर which elected by shareholders, members या owners। तो कंपनी, शेयर होल्डर, मेंबर जो भी कह लो आप, तीनों में स्लैश लगा दिया, मतलब तीनों एक ही है। डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे और डायरेक्टर क्या करेगा, कंपनी को मैनेज करेंगे। कॉमन सील इज ऑप्शनल। कॉमन सील इज ऑप्शनल नाउ। आपको पता है स्टैंप लगती है कंपनी की। अब स्टैंप ना दो तरीके की होती है। एक तो वो रबड़ की स्टैंप आपने देखी होगी, एक होती है स्टील की। तो जो स्टील वाली स्टैंप आप सोचते हो वो स्टील वाली स्टैंप नहीं कहलाता, उसको कॉमन सील कहा जाता है। अब ये ऑप्शनल हो गया है। अब कॉमन सील क्यों जरूरत है, किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए। कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए कॉमन सील लगाई जाती है। कंपनी के डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए कॉमन सील लगाते हैं। कॉमन सील मतलब वो एक थप्पा लगाते हैं जो कि एक स्टील का होता है दोस्तों, रबड़ का नहीं होता। एक स्टैंप होती है जो रबड़ की होती है, पर वो रबड़ की नहीं होती। कॉमन सील होती है स्टील की। आप देखिएगा ना गूगल पे कॉमन सील वर्सेस आपके पास स्टैंप, तो आपको समझ में आएगा कि वो रबड़ की होती है और ये स्टील की होती है, तो फर्क होता है। और क्योंकि ऑप्शनल है, अब आप कंपनी का कॉमन सील लेने की जरूरत नहीं है, तो फिर सर किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड कर। देखिए इस फीचर इसलिए जरूरी है, हम कैसे मान ले कंपनी का डॉक्यूमेंट है, हम कैसे मान ले कि कंपनी का एक वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी की स्टैंप लगती है, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील, और उससे पता चल जाता है ये डॉक्यूमेंट कंपनी का। पर अब ऑप्शनल हो गया तो उसकी जगह पर कोई अल्टरनेटिव आया। यस दोस्तों, अगर एक डायरेक्टर प्लस एक कंपनी सेक्रेटरी अगर साइन कर देते हैं, सीएस फॉर कंपनी सेक्रेटरी साइन कर देते हैं, और एक डायरेक्टर दोनों मिलकर किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर साइन कर देंगे, तो वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। या दो डायरेक्टर अगर कंपनी के पास है, क्योंकि हर कंपनी का दो डायरेक्टर नहीं होते ना। अगर किसी कंपनी का दो डायरेक्टर है तो एक कंपनी सेक्रेटरी की जरूरत है नहीं, सीएस की जरूरत नहीं, तब भी वैलिड हो जाएगा। मतलब दो डायरेक्टर अगर मिलकर साइन कर दे किसी डॉक्यूमेंट में, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा, कंपनी का डॉक्यूमेंट माना जाएगा। और अगर दो डायरेक्टर नहीं आपकी कंपनी में, तो एक डायरेक्टर एक कंपनी सेक्रेटरी रख लो। अगर सीएस भी नहीं रखना तो फिर कॉमन सील खरीद लो भैया, उससे कर लेना, तब भी मैं। तो तीन ऑप्शन आपको दे दिया गया कॉमन सील के लिए। कॉमन सील जरूर होती है किसी भी डॉक्यूमेंट को वैलिड करने के लिए। तो दोस्तों ये थी डेफिनेशन ऑफ कंपनी एंड कंपनी की विशेषताएं। मैंने सारी बातें आपको समझा दी। अब आपको बेसिक ओवरव्यू कंप्लीट हो गया होगा, बेसिक चीज आपकी कंप्लीट हो गई होगी। आइए जरा मैं इस पर टिक लगा देता हूं कि मैंने अभी आपको क्या करा दिया। सर मैंने आपको ये करा दिया डन, ठीक है जी, मैंने आपको ये भी करा दिया डन। अब मैं आपको ये भी करा दूंगा डन, पर इसको हम पढ़ेंगे बाद में पार्ट 2 के अंदर। चलिए मैं लिखवा रहा हूं टाइप्स ऑफ कंपनी। देखो हालांकि अगर हम डिटेल में जाए, कंपनी एक्ट अगर हम पढ़े, तो कंपनी एक्ट के अंदर टाइप्स ऑफ कंपनी, बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनी है।
पर अगर मेन टाइप बताऊं तो 3 टाइप की कंपनी मान लो आप, 1% कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। इसके अलावा भी बहुत टाइप की होती है, लिस्टेड कंपनी, नॉन अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है जी। और आपके पास होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी, ठीक है। बहुत सारी टाइप की कंपनी होती है यार, बहुत सारी टाइप की। पर अभी के लिए जो मेन अगर हम बात करें कि भाई टाइप्स ऑफ कंपनी में क्या मेन होगा, तो 3 टाइप की कंपनी मान लो अभी जो मेन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ कंपनी में जो इंपॉर्टेंट है वो है 3 टाइप की कंपनी, जिसके अंदर हम बात करते हैं 1% कंपनी, दूसरा प्राइवेट कंपनी, और तीसरा पब्लिक कंपनी। 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। देखिए इन तीनों को मैं डिटेल में डिस्कशन कर सकता हूं, बट सर क्या फायदा है इनका डिस्कशन करने का डिटेल में? अब खुद बताइए, मैं अकाउंट में क्या करूंगा इनका, में से कोई पेपर में नहीं आएगा ये। टू दी पॉइंट डिस्कशन करते हैं जितना पेपर में आएगा, और वो अभी नहीं डिस्कस करेंगे, इट विल बी डिस्कस इन पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, ठीक है ना। इट विल डिस्कस इन पार्ट 2, बिल्कुल डिस्कशन करेंगे पर पार्ट 2 में। इट विल डिस्कस इन पार्ट 2 इन डिटेल, डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बताओ सबके बारे में डिटेल में डेफिनेशन समझाऊंगा, ठीक है जी। अब सुनना, एक छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपके साथ देता हूं इसको, जिससे आप आगे बढ़ो। अभी आपके गले से नीचे अटक नहीं रही होगी बात, कि कई बार ऐसा होता है कि यार स्टूडेंट कहते हैं भाई क्या बात है ये, बताओ पढ़ाया ही नहीं, लिखवा दिया पढ़ाया ही नहीं। तो क्या है मैं बताता हूं आपको। देखिए 1% कंपनी के नाम पे आपको समझ में आ रहा है, 1% कंपनी। 1% का मतलब पहले क्या होता था, किसी भी कंपनी को खोलने के लिए कम से कम 2% चाहिए होते थे। अब मान लो मुझे कंपनी खोलनी है तो मैं तो कभी खोल ही नहीं पाऊंगा यार, क्योंकि मुझे एक बंदा ढूंढना होगा। एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था सर, कंपनी जेड का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था कि मिनिमम आपको 2% चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए। 2% आपको चाहिए। अगर मुझे कोई कंपनी खोलनी है ना, पहले प्राइवेट और पब्लिक कंपनी हुआ करता था, पर अब क्या हो गया, 1% ऐड ऑन कर दिया कि अगर मैं अकेला भी कंपनी खोलना चाहूं तो खोल सकता हूं। दैट इज कॉल्ड 1% कंपनी। जब एक पर्सन अपनी कंपनी खोलता है, उसका खुद ही ऑनर होता है, खुद ही डायरेक्टर होता है, उसको 1% कंपनी कहा जाता है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, इसके डिटेल में चर्चा करेंगे पार्ट 2 में, पर अभी के लिए समझो इतना बात। प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कुछ मिनिमम कैपिटल होता है। पहले इसमें 1 लाख रुपए था कैपिटल, कि आपको कम से कम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, पर अब वो 1 लाख वर्ड हटा दिया गया है लॉ द्वारा। अब वहां पर लिख दिया एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। अब जब भी फ्यूचर में बताएंगे अमाउंट उतना करना पड़ेगा आपको जमा। मतलब एक प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2% चाहिए, ठीक है जी। मैक्सिमम 200 होने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकते मैक्सिमम। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2% से प्राइवेट कंपनी खुलेगी, प्लस 1 लाख रुपए की कैपिटल कम से कम लगानी होती थी पहले के लॉ में, अब हट चुका है और कोई अमाउंट नहीं बता रखा है। लिखा हुआ है कम से कम इतनी कैपिटल लगानी है जो प्रिस्क्राइब करा है लॉ ने, और अभी कोई लॉ प्रिस्क्राइब नहीं करा, मतलब कुछ नहीं बताया गया। तो अभी प्राइवेट कंपनी वो कंपनी है जो कम से कम 2% होने चाहिए प्राइवेट कंपनी खोलने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ कैपिटल लगाना होगा जो बताया नहीं है, एज में प्रिस्क्राइब कर रखा है। 200 से ज्यादा आप पर्सन एनरोल नहीं कर सकते किसी प्राइवेट कंपनी, मतलब 200 जने मिलकर प्राइवेट कंपनी नहीं खोल सकते। एक 2 मिनिमम होने चाहिए, एक जना भी प्राइवेट कंपनी खोल सकता है, कम से कम 2 चाहिए। पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम 7 जने चाहिए, तभी आप पब्लिक कंपनी खोले जाओगे, और इसकी कोई लिमिट नहीं है सर, जितने मर्जी आप ऑनर बना सकते हो, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, अपने राइट्स बेचती है और लाखों करोड़ों ऑनर बन जाते हैं, उसको पब्लिक कंपनी कहते हैं, ठीक है जी। क्लियर है? तो कुछ छोटी छोटी बातें। प्राइवेट कंपनी देखना, जब भी किसी कंपनी के नाम के पीछे पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है वो प्राइवेट कंपनी है, और जब भी किसी कंपनी के नाम के पीछे लिखा होता है सिव लिमिटेड तो पब्लिक कंपनी है। लेट्स सपोज लिखा है एसेंशियर प्राइवेट लिमिटेड, है ना, जेनपैक प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे लिखा हो तो वो प्राइवेट कंपनी है। अगर लिखा हुआ है जैसे कि ओएनजीसी लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो सिर्फ लिमिटेड वर्ड का यूज है तो वो क्या है, पब्लिक कंपनी है। तो कुछ बेसिक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है,
बल्कि आपको ही पता है ये बात, अगर आप थ्योरी उठाएंगे तो ये बात आपको पता है, पर डिटेल थ्योरी है इसके अंदर, बहुत कुछ नई नई चीज है, बहुत कुछ कंडीशंस है। जो मैंने आपको बताया वो आधी अधूरी जानकारी है, पूरी जानकारी नहीं है। वी विल डिस्कस इन पार्ट 2 इन डिटेल, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और उसको करने के बाद आप कहीं पर भी चले जाना, पूरी डिटेल बता दूंगा आपको। अभी के लिए इतना ही हम करेंगे चर्चा यहाँ पर। अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया हमारे पास इतना वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये तो हो गया बेसिक थ्योरी पार्ट, ठीक है ना सर। सुन लो ध्यान से, देखिए आज मैंने 3 टॉपिक आपको कवर करा दिए सर। 1 2 3 4 5 इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी में अभी बात कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन करा सकता हूं, एक इनकॉर्पोरेशन और करा सकता हूं, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और कर लेते हैं। उसके बाद हम बाकी चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। 2 क्लास कम से कम चाहिए आपको, एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये तो पूरा थ्योरी पार्ट था आज का। अभी की जो क्लास है, पहली क्लास वो थ्योरी है, दूसरी क्लास में आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नजर आएगा, और तीसरी क्लास में तो फुल प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बेसिक सर, देखिए पढ़ाने का तरीका मेरे को अपनी तरफ से पढ़ाने दीजिए। मैं आपको बेस्ट वे बताऊंगा पढ़ाने का, बेस्ट वे मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूं अपना तरीका पढ़ाने का। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी और पढ़ लेते हैं, फिर खत्म करते हैं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी जेड का बहुत बड़ा चैप्टर है ये इनकॉर्पोरेशन। पर देखना यहाँ पर 3 वर्ड में खत्म करूंगा मैं। सब टू दी पॉइंट, जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस करते हैं, दो इंपॉर्टेंट नहीं हटाओ उसको। तो लॉ थोड़ना पड़ रहा है सर, अकाउंट पढ़ रहे हैं, अकाउंट करनी। इनकॉर्पोरेशन को 4 स्टेजेस में बांटा गया है। स्टेज 1, ठीक है जी। स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। किसी भी कंपनी को कैसे इनकॉर्पोरेट करा जाता है, तो 4 स्टेज में हम किसी भी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं, 4 स्टेज में। समझ में आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन का मतलब कंपनी कैसे खोली जाएगी, कंपनी कैसे खोली जाएगी, दैट इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। तो पहली हमारी स्टेज है प्रमोटर्स, प्रमोटर। पहली हमारी स्टेज है प्रमोटर्स, जिसको हम प्रमोशन भी कहते हैं, ठीक है जी। दूसरी हमारी है रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी। तीसरी हमारी है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। और चौथी है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। चौथी क्या है सर? कमिटमेंट ऑफ। अब देखिए 4 तरीकों से बताया गया। कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होगी। सबसे पहला पॉइंट आपको क्या कहता है? ये कहता है कि सर देखिए प्रमोटर्स, प्रमोटर्स का मतलब कौन होता है? ये वो पर्सन होते हैं जो कंपनी खोलने वाले होते हैं। जो पहला पर्सन, मान लो मैंने दीपक क्लासेस खोली है, कंपनी है, तो मैं प्रमोटर हो गया। मतलब वो पर्सन या वो ग्रुप ऑफ अ पर्सन जो कंपनी को खोलते हैं। पहले इनिशियली जिस पर्सन ने या जिस ग्रुप ऑफ अ पर्सन ने कंपनी खोली है उसको कहते हैं प्रमोटर। तो क्या बोला? वो पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं इन फॉर्म ऑफ कंपनी। किस फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करें? पार्टनरशिप की फॉर्म में, प्रोप्राइटरशिप के नहीं, इन फॉर्म ऑफ कंपनी की फॉर्म में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उनको प्रमोटर्स कहा जाता है।
तो उनको क्या कहते हैं, प्रमोटर्स। तो वो पर्सन, मान लो आप और मैंने मिलकर एक कंपनी खोल ली, तो हम कौन हो गए, प्रमोटर्स। तो पहला स्टेप क्या है, प्रमोटर बनना। प्रमोटर कौन होगा, कौन पर्सन कंपनी खोलना चाहे। अब कोई पर्सन ही इच्छा ही नहीं हो रही कंपनी खोलने की, तो फिर क्या फायदा उसका। तो जो पर्सन कंपनी खोलने में इच्छुक है, मैं और आप मिलकर एक कंपनी खोलते हैं, तो हम क्या हो गए, प्रमोटर हो गए। अब हमने सोचा कि यार हम कंपनी खोलेंगे, तो कंपनी खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर के लिए हमें कहां जाना होता है, अगर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करना चाहते हो अंडर कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर करना चाहते हो, तो कंपनीज एक्ट के तहत कहां पर रजिस्टर होगा, कहां जाए, मोदी जी के पास। नहीं सर, मोदी जी ने क्या कर रखा है सर, हर एक स्टेज के अंदर एक डिपार्टमेंट बनाया है, जो कंपनी खोलना चाहता है वो उस डिपार्टमेंट जाकर खोल ले। जैसे आप बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बैंक में जाकर, किसी बैंक में जाकर खुलवा लेते हो, है ना। तो ऐसी इस केस के अंदर अगर आप कंपनी खोलना चाहते हो, उसका एक डिपार्टमेंट बनाया गया है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं आरओसी। क्या बोलते हैं, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ऐसे आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा होगा, आरओपी, रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, है ना। तो आरओसी के पास जाकर हमें क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाना होगा, और वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अपनाकर हमें कंपनी को खोलना होगा। इसके बाद अगली कहानी आती है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। अब मान लो आपके पास दो ऑनर है, तो पहले ऑनर ने कितना पैसा लगाया, दूसरे ऑनर ने कितना पैसा लगाया। ये कह रहा है भाई 50% हिस्सा होगा मेरा इस कंपनी में। मैंने कहा जी 50% मेरा होगा, तो हम दोनों का 50-50% है, तो हमने 1-1 लाख रुपए लगा दिया। इसका मतलब कंपनी के पास कितनी कैपिटल है, टोटल 2 लाख रुपए की है। तो कैपिटल सब्सक्रिप्शन कैसा है, मान लो हमारे पास 8 पर्सन है, तो सबके कितना हिस्सा है, वो होता है कैपिटल सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। इसके बाद फिर एंड में, इन एंड, जब ये सारा प्रोसेस आता है, इन एंड स्टार्ट योर बिजनेस, स्टार्ट योर बिजनेस। तो इन एंड आप अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक क्विक आपको मैंने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट, आज बेसिक थ्योरी जो आपको जानना जरूरी था, एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो आपको जानना जरूरी था, वो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। तो आइए, तो अब हमें अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या डिस्कशन करना है जरा वो देखेंगे। शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, समझ लो यहां से अब आपका वो इंपॉर्टेंट पार्ट चालू है जहां आप ये कर पाएंगे। देख रहे हो आप कितने सारे टॉपिक है। तो क्या आएंगे, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, टाइप्स और क्लासेस ऑफ शेयर, क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल और कैपिटलिज्म में क्या डिफरेंस है, और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी है यहां पर लिख देता हूं। एक नोवा टॉपिक और लिख लो यार, और क्या करोगे, सम मिसलेनियस पॉइंट्स। एक टॉपिक और लिख लो, सम मिसलेनियस पॉइंट्स। ठीक है ना। ये हम सारे पार्ट अब करेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ, कितने से आपके शेयर होते हैं, शेयर कैपिटल को कितने भागों में क्लासिफाई करा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, पूरा बेस इस नेक्स्ट क्लास में होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।